मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, शाबाश। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि हम देखते हैं हर एक ऑर्गेनल, मुख्तलिफ ऑर्गेनलीज देखते हैं इसमें, सेल्स में या सेल की साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ईच ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तमाम ऑर्गेनल्स जो हैं, हर एक ऑर्गेनल इसका अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक फंक्शन है, लेकिन इनमें कुछ इकट्ठे कंस्टिट्यूट की गई हैं। सम ऑफ देम आर कंस्टिट्यूटेड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कुछ मेम्ब्रेन्स हैं जो इकट्ठी मिलजुल कर काम करती हैं, वो एक सिस्टम बनाती हैं, उसकी को हम कहेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बिकॉज देयर फंक्शंस एंड आर कोऑर्डिनेटेड। इनकी फंक्शंस क्या हैं? दे आर कोऑर्डिनेटेड। शाबाश। इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, हम देखते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, हम देखते हैं लाइसोसोम्स, हम देखते हैं वैक्यूल्स, यानी इन चारों का जो है, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स जो है, इनकी जो फंक्शंस हैं दे आर कोऑर्डिनेटेड। लिहाजा इन सब को हम इकट्ठे मिलाकर कहते हैं इट इज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम वहाँ हम जो हमने पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, इसके फंक्शंस जो हैं, या क्लोरोप्लास्ट हम भी पढ़े हैं, इनके जो फंक्शंस है, या पेरीऑक्सिसोम्स हैं इसमें, इनकी जो फंक्शंस है दे आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद अबव कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स के साथ वो कोऑर्डिनेटेड नहीं रहते हैं, लिहाजा इनको नहीं माना जाता है द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, वो अलग माने जाते हैं। अब एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में जो हम पहला पढ़ेंगे दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो ये टर्म है, इट वाज फर्स्ट गिवन बाय कीथ पोटर। ये किसने दी थी? कीथ पोटर ने टर्म दी थी। कीथ पोटर ने 1953 में टर्म दी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। किस लिए? टू आइडेंटिफाई अ फाइन रेटिक्यूलम और ए नेटवर्क प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्म ऑफ ए सेल के एंडोप्लाज्म में उन्होंने देखा एक नेटवर्क है या एक रेटिक्यूलम है, एक फाइन रेटिक्यूलम है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कीथ पोटर ने नाम इसका दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का स्ट्रक्चर जब देखें, इट इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेनस सैक्स। इसमें क्या देखा? देयर आर मेम्ब्रेनस sacs. These membranous sacs are running through the cytoplasm in all eukaryotic cells. तमाम eukaryotic cells में कीथ पोटर ने क्या देखा? There is a complex system of membranous sacs जो रन करता है throughout the cytoplasm of all eukaryotic cells. Exception है, except RBCs में नहीं देखेंगे, RBCs of mammals में, eggs में नहीं देखते हैं, embryonic cells में ये नहीं देखते हैं। शाबाश। अब चूंकि it is an irregular network of membranous tubules forming continuous sheets, ये continuous sheets जैसे बनाता है जो that encloses a single internal space। शाबाश। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसको हम तीन फॉर्म्स में देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकली इट हैज थ्री फॉर्म्स। फर्स्ट दैट इज सिस्टर्नी। पहली फॉर्म क्या देखते हैं? सिस्टर्नी। क्योंकि सिस्टर्नी, these are elongated structures, these are flattened sacs, elongated flattened sac-like structures, unbranched structures, लगभग 40 से 50 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। elongated flattened sac-like unbranched structures of 40 to 50 micrometers in their diameter. Generally they are arranged parallel in bundles interconnected to each other. पैरेलल देखते हैं, बंडल्स में देखते हैं पैरेलल होते हैं, और दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। शाबाश। तो दूसरा है वेसिकुलस। ये हमने ये सिस्टर नहीं है, दीज आर सिस्टर, ठीक है ना? दीज आर सिस्टर। अब दूसरा क्या है? वेसिकुलस। दूसरे हैं वेसिकुलस, ये दीज आर वेसिकुलस, दीज आर वेसिकुलस। अब वेसिकुलस क्या है? These are round spherical or oval structures. They are about 25 to 500 micrometer.
25 से 500 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है और दे रिमेन डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म एंड दे आर डिवाइड ऑफ राइबोसोम्स। इनमें कोई राइबोसोम्स वगैरह नहीं होंगे। यानी वेसिकल्स मैंने कहा दीज आर राउंड स्फीयर कलर ओवल स्ट्रक्चर्स। 25 से 500 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है और कहाँ होते हैं? दे रिमेन डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म दे आर डिवाइड ऑफ एनी राइबोसोम्स। शाबाश। तीसरा जो टाइप देखते हैं इसमें दीज आर ट्यूब्यूल्स। तीसरा क्या है? ट्यूब्यूल्स। ये मान लो, ये है, मान लो दीज आर ट्यूब्यूल्स। दीज आर ट्यूब्यूल्स। ऐसे ही स्ट्रक्चर हम देखेंगे या कहीं दीज आर ट्यूब्यूल्स। अब ये ट्यूब्यूल्स जो है दीज आर ब्रांचेड। आपने देखा दीज आर ब्रांचेड। दीज आर इरेगुलर स्ट्रक्चर्स। लगभग 50 से 200 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है या इनका डायमीटर होता है किनका? ट्यूब्यूल्स का। तो ये इन तीन चीज़ों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहता है। लेकिन इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम टाइप्स देखते हैं दो। इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे को कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें हम देखते हैं स्मूथ मेम्ब्रेन्स। इसमें मेम्ब्रेन्स देखते हैं, मान लो ये है मेम्ब्रेन। दे आर डिवाइड ऑफ दिस राइबोसोम्स। कोई राइबोसोम नहीं होगा और इनमें ज्यादातर ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स होते हैं। यानी ये ट्यूब्यूल्स इसमें ज्यादा होंगे, वेसिकल्स इसमें ज्यादा होंगे। दोनों पर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस ये नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? दे आर इन्वॉल्वड इन सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स। स्टेरॉइड्स और लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स, इसकी सिंथेसिस में ये ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। लिहाजा हम देख सकते हैं दे आर फाउंड इन एबंडेंस इन स्टेरॉइड सेल्स, इन लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स, स्टेरॉइड सिंथेसाइजिंग सेल्स, लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स। मसलन लिवर सेल्स में प्रेजेंट होंगे, एडिपोज सेल्स में होंगे, एड्रेनल कॉर्टिकस सेल्स में ज़्यादा मौजूद होते हैं। बल्कि हम कह सकते हैं मसल सेल्स, जो हमारे मसल सेल्स हैं उनमें एक स्पेशल किस्म का जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शाबाश। दूसरा जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों रफ क्यों कहा जाता है? इट हैज रफ ग्रेन्युलर सरफेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ये देखिए इसकी रफ ग्रेन्युलर सरफेस बनती है। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें ज्यादा सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स होते हैं। जी, सिस्टर्नी होते हैं और ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक। इट टेक्स एन एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसकी जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन देखते हैं इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। लिहाजा हम देखेंगे ये ज्यादा उन सेल्स में मौजूद होगा जो सेल्स सिंथेसाइज करती हों, जो प्रोटीन सिक्रीट करती हैं, जो प्रोटीन सिक्रीट करती हैं। मिसाल के तौर पर फाइब्रोब्लास्ट्स में ज्यादा होता है, फाइब्रोब्लास्ट्स में ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि ये दोनों जो हैं, चाहे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, दोनों इंटरकनेक्टेड, दे रिमेन इंटरकनेक्टेड। मिसाल के तौर पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज कंटिन्यूअस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके साथ मिलता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। और स्मूथ जो है इट इज कंटिन्यूअस विद गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होता है और आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। ठीक है ना? यानी ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं। एक तरफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू। इसी तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट रिमेन्स कंटिन्यूअस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लिहाजा हम कह सकते हैं कि एक नेटवर्क सा बनाता है ये। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन, इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है बाय फॉर्मिंग नेटवर्क इन द साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क बनाया, इससे हमें क्या मिलता है? एक मैकेनिकल सपोर्ट, या हम कह सकते हैं हमारी सेल को मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। दूसरा, दे फॉर्म एन इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है, क्योंकि there is exchange of molecules from one part of the cell to the other part of the cell। उस ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। थर्ड थिंग, इट कंटेन्स एंजाइम्स एंड परफॉर्म्स वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्योंकि इसमें एंजाइम्स हैं, मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम करता है।
यहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट सिंथेसाइजेस लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन। कुछ प्रोटीन और लिपिड्स जो सिंथेसाइज होते हैं, दे आर यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल्यूलर पार्ट। कुछ प्रोटीन और लिपिड्स जो सिंथेसाइज होते हैं वो नई सेल पार्ट्स की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, या उसके अलावा हार्मोन्स में हेल्प करते हैं, एंजाइम्स में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद मसल कंट्रैक्शन, इसके साथ मसल कंट्रैक्शन के साथ, बाय रिलीज एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन, ये रिलीज भी करता है, अपटेक भी करता है, किसको, कैल्शियम आयन को, उस तरह हमें इसमें ये मदद करता है। सो इट वाज अबाउट दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे गोल्गी कंप्लेक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।